सर। नजर आ रही नहीं है, होने रहा। मैं आपको इसको भी स्टॉप कर देता हूँ शेयर इसका, इसकी शेयरिंग स्टॉप करते हैं। सर। जी वैसलाम, मुझे बोल कह रहे हैं? हाँ सर, हम लोग अभी अब लाइव हैं। ठीक है कि अभी आर लाइव नाउ। अच्छा सर, सिर्फ हमें 3 या 4 मिनट के बाद अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑडियंस को आने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम अपना लिंक ये शेयर कर रहे होंगे तमाम ग्रुप्स के ऊपर ना। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में जो है ऑडियंस आ जाएगी। तो वैसे हम लोग लाइव हैं, लेकिन हम 3 मिनट के बाद अपना सेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे पहले डॉक्टर फराह की प्रेजेंटेशन होगी, देन उसके बाद सर फिर आपकी होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके सर, बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ठीक, जैसे आपने स्टार्ट किया ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट सैयद एहतशाम अज़ीम, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान करीम बहुत करीब है, और यकीनन हम सब उसकी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो रमज़ान में हमारा रूटीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चेंज हो जाता है, और क्योंकि खाने पीने की औकात में और नींद के औकात में काफ़ी फ़र्क आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। और तो सर, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने जो अपना वेबिनार का सेशन रखा है, उसका टॉपिक है गाइड टू स्टे हेल्दी एंड अवॉइड एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर इन रमज़ान। और इस टॉपिक के लिए हमने 2 मायनात स्पीकर्स को अपने साथ इंगेज किया है, जिसमें सबसे पहले हैं डॉक्टर इसरार तूर साहब। ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट LGH एंड अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड GI एंडोस्कोपी। और सर बात कर रहे होंगे हाउ टू अवॉइड एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर इन रमज़ान। और हमारी सेकंड स्पीकर हैं डॉक्टर फराह सैयद। शी इज़ अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन एट AKU कराची, और पिछले काफ़ी सालों से ये AQH में अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। तो डॉक्टर साहब हमें बता रही होंगी हाउ टू स्टे हेल्दी इन रमज़ान। तो अब हम बाकायदा अपनी टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर फराह सैयद साहिबा को कि वो टॉपिक का आगाज़ करें और स्टार्ट करें अपना टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फराह सैयद। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और घर में लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं और इस वेबिनार से फायदा उठाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़ा सा ना आज के टॉपिक को पहले डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि रमजान नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे और लोगों ने बहुत सारी तैयारियां कर ली होंगी खाने पीने की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फोकस होगा जिन चीज़ों पे हम बात करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली क्यों हो जाता है, और ख़ासतौर पे रमज़ान या हम कुछ कहें कि परसेंटेज ज़्यादा क्यों होती है, तो उस पर भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसकी वजूहात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं जिससे हम बच सकते हैं, फिर डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या हैं कि ग़िज़ा में हम क्या क्या चीज़ों का परहेज़ कर सकते हैं जिससे ये चीज़ का मसला बढ़े नहीं। दूसरा लाइफस्टाइल है। बेसिकली अगर हम ये कहें कि एसिडिटी रिफ्लक्स क्यों होती है, बीच का एक बैरियर होता है आपके स्टमक का, जहाँ पे स्टमक के एसिड्स हैं, फूड है, फ्लूइड है, ये बैक फ्लो करता है, और वहां पे मसला आता है कि आपको लगता है कि जी आपका खाना हजम नहीं हुआ है या बहुत टाइम लग रहा है खाना हजम होने में। कभी कभार पेट में दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग, कुछ इस किस्म की शिकायतें रहती हैं। ये किसी भी एज में अगर हो सकता है, प्लस ये टेम्परेरी भी हो सकता है, और कभी कभार अगर इसकी एहतियात ना की जाए तो ये लॉन्ग टर्म इशू भी बन सकता है। अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो अगर कुछ हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज हुई हैं जहाँ पे अगर हम कहें कि पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है उसमें से 20 से 24% लोगों में शायद ये चीज पाई जा सकती है। इसकी वजूहात में कभी कभार कोई ऐसे बैक्टीरियाज हैं, हर्निया एक प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर इसरार ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे। प्रेगनेंसी रिलेटेड भी ये कॉजेज एसिडिटी की बढ़ जाती हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा हो तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। समटाइम्स बहुत टाइट फिटेड क्लोथ्स पहनने से, जो कपड़े हम बहुत टाइट वाले पहनते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। रॉन्ग पॉस्चर, अगर हम सिटिंग पोजीशन में ज़्यादातर रहते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। खाने की तादाद, जिसको हम कहते हैं पोर्शन एक्साइज, जो डेवलप या बनाया जाता है उस मकदार को इससे एक हद से ज़्यादा अगर हम लें तो ये बढ़ सकती है। स्मोकिंग, कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं, समटाइम्स अगर आपकी डाइट में मैग्नीशियम कम हो या क्लोराइड जो नोजिया वॉमिटिंग की वजह से लॉस हो जाता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब इसके सिम्टम्स हैं तेजाबियत, हार्टबर्न, समटाइम्स आपको लगता है कि डकारें आ रही हैं, कभी कभार खाना निगलने में तकलीफ होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, कभी कभार
पेट में दर्द या खांसी। कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको ख्याल करना होता है, जिनकी वजह से ये एसिडिटी की शिकायत जो है वो बढ़ सकती है। उसमें से पहली बेसिक जो है वो कैफीन या कॉफ़ी है। अगर लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी ये सिम्टम्स बढ़ते हैं, तेजाबियत की शिकायत ज़्यादा होती है। कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनकी वजह से एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर एक को नहीं होती उससे प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभार कुछ लोगों को, जैसे कि नींबू है या पाइनएप्पल्स हैं या ऑरेंज है, इनकी वजह से भी शिकायत हो जाती है। जितनी भी सोडा ड्रिंक्स हैं, जितनी भी फिजी ड्रिंक्स हैं, खासतौर पे ये स्पोर्ट्स ड्रिंक हो या आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, इनकी वजह से ये एसिडिटी की शिकायत बढ़ जाती है। चॉकलेट, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई आइटम, स्पाइसी फूड्स और काली मिर्च खासतौर पे या किसी भी किस्म की पेपर ऊपर से अगर हम छिड़कते हैं खानों में, गार्लिक और अनियन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रिगर कर सकती हैं इन सिम्टम्स को और वर्स कर सकते हैं। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में 3 चीज़ों को फोकस करना है, जिसमें से पहली डाइट है, न्यूट्रिशन और हेल्थ एंड एक्सरसाइज। जिसमें हमारे पास कभी कभार क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो दवाई के बगैर सॉल्व नहीं होती है, तो वो चीज़ आपने उसी टाइम पर लेनी ज़रूरी है। फिर हर चीज़ एक चीज़ से काम नहीं चलता है। अगर हम सिर्फ सीने की जलन की बात करें तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे हैं जिनको अगर आप करेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। उसमें पहली चीज़ है, स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड करें। अगर वजन बढ़ा हुआ है तो आपने उसको कम करना है। कभी कभार अगर लग रहा है कि बहुत टाइट फिटिंग क्लोथ्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने। अवॉइड करें लार्ज मील्स, जैसे एक टाइम पे भर के नहीं कुछ खाना है, जो हम आगे भी बात करेंगे कि रमजान में उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ 2 ही टाइम उनको खाना मिल रहा है। इसमें बहुत ज्यादा चिकनी चीजें, जंक फूड्स वगैरह को अवॉइड करना है। स्लीप का पोस्चर बहुत मेंटेन करना है और छोटे मील्स लेने हैं। अगर आप सिर्फ दिन में 3 दफा या 2 दफा खा रहे हैं तो ट्राई टू मेक इट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, और वो रमजान से पहले हम देख सकते हैं। रमजान में आगे हम बताएंगे कि उसको कैसे मैनेज करना है। अगर खासतौर पे प्रेगनेंसी में ये चीज़ें होती हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि आप लिमिटेड फ्राइड, स्पाइसी या बहुत ज़्यादा जो डीप फ्राई चीज़ें उनको अवॉइड करें। खाना खा के फ़ौरन झुकने की कोशिश ना करें। लूज फिटिंग क्लोथ अगेन, और स्ट्रेस को मैनेज करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। छोटे मील्स ले लें। ओवरऑल अगर हम बात करें एक लाइफस्टाइल को चेंज करने में जिसमें एसिडिटी या ये वाली चीज़ों को हम कम कर सकते हैं, तो पोस्चर, खाना जो है वो आपने स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल के उस पर खाना है। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। जिनके पास टाइम नहीं है, अगर कोशिश करके दिन में 10 मिनट भी निकाल लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा है। खाने को बहुत स्लो चू करके खाना है, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है, वरना उससे भी रिफ्लक्सेस आ जाते हैं। जो हम छोटे मील्स की बात कर रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि जब हम 4 से 5 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो एसिड की सिक्रीशंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है। उसके बाद आप कुछ भी खाएंगे वो आपको हजम नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फैट फ्री फूड्स हैं, मिनिमाइज करें। चाय कॉफ़ी की कोशिश करें कि सिर्फ 2 ही कप हों पूरे दिन में। अगर किसी का काम ऐसा है कि उसको लगता है कि चाय या कॉफ़ी से ही वो शायद जाग के सारे काम कर सकेंगे, तो मेक इट आधा कप दिन में 4 दफ़ा, तो वो हमारी कैलकुलेशन में वो 2 कप ही बनते हैं। कोशिश करके कि अपनी नींद टाइमली पूरी करें। 8 से 9 घंटे जो हैं वो बड़ों में, और बच्चों में 8 से 10 घंटे की नींद है, उसको टाइमली लें। वो ये नहीं है कि रात के 3 बजे आप सोएं तो सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, वो वाली नींद काउंट नहीं करती है। नींद का टाइम अपने स्पेसिफिक है। कोशिश करें कि वो आप रात 10 या 11 बजे से स्टार्ट करें। खाना खा के फौरन लेटने वाली चीज़ नहीं करें। एटलीस्ट आपके खाने और आपके लेटने में 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए ताकि आपका खाना सही से डाइजेस्ट हो जाए, वरना ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। डाइट में स्पेसिफिकली लिमिट करने हैं जितनी भी डीप फ्राई आइटम्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पकोड़े समोसों से ही सारा काम चले, और रमज़ान में और किसी चीज़ से भी काम चल सकता है। कॉफ़ी, चॉकलेट को लिमिट करना है। गुड हाइड्रेशन पे यहाँ पे फोकस है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पोर्शंस आपने स्मॉल रखने हैं। अगर हम स्पेसिफिक रमज़ान की मैनेजमेंट में बात करें तो जो एक बेसिक फैक्टर आता है आपकी एसिडिटी में, वो आता है कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं एट अ टाइम, ओवर स्टफ कर लेते हैं अपने स्टमक को। चाहे वो सहरी का टाइम हो, चाहे वो इफ्तारी का टाइम हो। सहरी के टाइम में जो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए सब चीज़ें डाल लेते हैं, डंप कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि आपका सहरी का टाइम बड़ा स्पेसिफिक हो, जिसमें आपको 15-20 मिनट्स मिल जाए आराम से अपने खाने का, जिसमें आपने पानी भी पीना है। 8 से 10 ग्लास अगर पानी की मैनेजमेंट करनी है तो कोशिश करें कि वो सहरी, अफ्तारी और अफ्तारी के बाद के टाइम में मैनेज हो। ज़रूरी नहीं कि पकोड़े समोसे
हो उसको बेक भी किया जा सकता है। कोई ऐसे आइटम्स लें जो कि ग्रिल हों, और जितनी भी डीप फ्राई आइटम्स हैं उनको हफ्ते में आप 2 दफा तक रखें। अगर हम सोचें कि हम टिश्यू से पोंछ लेते हैं और सारा फैट उसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो वो सिर्फ हम दिल को ही बहलाते हैं, अदरवाइज वो कुछ खत्म नहीं होता उसका ऑयल। फाइबर की इंटेक रखें। ओट्स वगैरह एसिडिटी को दूर करते हैं। अगर आपने रोटी भी लेनी है तो चक्की वाले आटे की रोटी लें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल इन रमज़ान में ज़रूर रखें। एक सहरी में ले लें, अफ्तार में ले लें, फ्रूट चाट की फॉर्म है, लेकिन उसमें कोई चाट मसाले या कोई नमक ऊपर से नहीं डालने हैं। फ्रूट को वैसे ही फॉर्म में ले लें। जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, खासतौर पे फिजी ड्रिंक्स वगैरह, ये फ़ौरन अफ्तार पे नहीं लेनी है रोज़ा खोलते हुए। अक्सर एक गलती होती है हमारे से हमसे कि हम जो है वो फ़ौरन ही अफ्तार के टाइम पे फिजी ड्रिंक्स वगैरह से रोज़ा खोल लेते हैं। तो कोशिश करें कि वो चीज़ अवॉइड करें। गैस फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि आपकी कैबेज है, गोभी है, अनियन वगैरह, या किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि आपको लगता है कि वो आपको गैस करती है। कभी-कभार कुछ बीन्स हैं ऐसी, या कुछ दालों में या चनों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गैस प्रोड्यूस करती हैं, तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें कि आपके सिम्पटम्स वो वर्स ना करें, खराब ना करें ज़्यादा। हाइड्रेशन से मुराद है, अगर आपने रोज़ा खोलना भी है तो कोशिश करें कि वो लस्सी हो, कोई किसी किस्म के मिल्क शेक्स ले सकते हैं, कोल्ड मिल्क ले सकते हैं। उनसे आपकी फिर भी हाइड्रेशन का लेवल अच्छा हो जाएगा, रादर देन आप कोई फिजी ड्रिंक वगैरह वो ले लें, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी है, वो टाइम पीरियड के लिए आपको 15-20 मिनट्स के लिए अच्छा बूस्ट कर देती है, बट लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स उनके ज़्यादा हैं। एक्सरसाइज, अगर लोगों को लगता है कि रमज़ान में हमने रोज़े रख लिए हैं और एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज हम और ड्रेन हो जाएंगे, तो वो भी एक चीज़ गलत है। कोशिश करें कि आफ्टर 1.5 आवर या 2 घंटे के बाद, 1 से 2 घंटे के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कोई भी खाने के बाद। जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं, तरावी इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन एक्सरसाइज। और अगर लगता है कुछ लोगों को इतनी हिम्मत नहीं है तो एटलीस्ट माइल्ड टू मॉडरेट 15 to 30 मिनट्स की कोई एक्सरसाइज कर लें पूरे दिन में। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कंट्रोल नहीं हो सकती। आप अपना वेट मेंटेन करें, अवॉइड करें ओवर ईटिंग, बहुत गैप से खाने नहीं खाने हैं, अवॉइड करें कैफीन को और वो फूड्स को जो आपको इरिटेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। Thank you, madam, for such an informative and valuable session. Now I am switching to Dr. Israr Haq Toor साहब कि वो अपने टॉपिक का आगाज़ करें, हाउ टू अवॉइड एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर इन रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फराह की बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू के बाद और बहुत सारी टिप्स के बाद मेरा जो फोकस होगा वो कुछ दवाइयों से मुतालिक होगा। सबसे पहले इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस कोरोना से हमारे मुल्क को, हम सब की फैमिलीज़ को, मुल्क को, मुसलमानों को, दुनिया को जल्द से जल्द निजात दे और इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। रमज़ान की आमद है जी, और रमज़ान और खाना दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं समझी जाती। हमारे यहाँ रमज़ान एक फूड फेस्टिवल की हैसियत इख्तियार कर गया, और कुछ अर्सा पहले तक तो सिर्फ अफ्तार के मुताबिक लोग सोचा करते थे। अब कुछ अरसे से, जब से इस साल तो खैर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब से थोड़ा सोशलाइजिंग और अर्ली सहर का सिलसिला बना, अब सहर पार्टीज भी सोशल लाइफ में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई थी, और लोग सहरी पे भी लोगों को दावतें कर रहे थे, और सहरी पे भी एहतमाम होने का, और इवन होटल्स ने आई एम श्योर अक्रॉस द कंट्री, लाहौर में तो कम से कम ये बड़ा रवाज था कि सहरी डील्स और सहरी के वक्त खुलने का रवाज हो गया था। उसका एंड नतीजा ये होता था कि सहरी पे लोग इस तरह खाते हैं, या अफ्तार के वक्त रमज़ान में इस तरह खाने का रवाज हो गया जिस तरह ये आखिरी खाना है। सबसे पहले तो ये है कि रमज़ान और फूड फेस्टिवल के फ़र्क को समझने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, रमज़ान इज़ नॉट अ फूड फेस्टिवल, नंबर 1। दूसरे नंबर पे ये है कि अब जबकि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो इस दफ़ा का रमज़ान थोड़ा मुख्तलिफ होगा आम रमज़ान से, और इसमें आउटडोर फूड शायद कम हम इस्तेमाल कर रहे हों, विच इज़ इनडायरेक्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और रमज़ान में इस दफ़ा उम्मीद यही है कि कम फूड रिलेटेड मसाइल
का सामना होगा। तीसरे नंबर पे ये है कि रमज़ान को जहाँ बेशुमार मजहबी फ़वाइद हैं उसके बरतते हैं रहते हैं, वहाँ हमारे जिस्म का मेडिकल एस्पेक्ट्स में भी रमज़ान की बहुत सारी बेहतरी और बहुत सारी बरकतें सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम हासिल कर सकते हैं, अगर उसके लिए हमारी मेंटल अप्रोच सही हो और हम उसको उसकी सही तरीके से यूटिलाइजेशन को अमल में अपनी ज़िंदगी में लाएं। तो मेरा फोकस जो है वो मुझे अभी बताया गया है कि डॉक्टर्स भी हैं हमारे लिसनर्स और कुछ हमारे जनरल पब्लिक की मुख्तलिफ ग्रुप्स में शायद हमें देख रहे होंगे। तो इस लिहाज से मेरी कोशिश यही होगी कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट हम इसको बात को ना लेके जाएं, लेकिन ये है कि ओवरऑल जिसको एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स या उल्फियाम में तेजाबियत, गैस, पेट का फारा कहते हैं, इसके बारे में हम बात करें। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर से मुराद टेक्निकल टर्म्स में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको अभी डॉक्टर फराह ने बात की है, वो एक सिलसिला है सीने की जलन, खाना गले की तरफ आना, फंक्शनल डिस्पेप्सिया, एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, और इसके अलावा कुछ ओवरलैप सिम्टम्स आते हैं बाज़-औक़ात गाल स्टोन डिजीज की, गॉल स्टोन्स के पेशेंट्स में भी बाज़-औक़ात हाजमे के जिस तरह के मसले बनते हैं, तो उसको भी इससे रिलेटेड डिसऑर्डर के साथ ही आमतौर पर लेमैन टर्मिनोलॉजी में हम शामिल कर रहे होते हैं, जो एसिड या फूड रिलेटेड सीने की जलन, पतले बहाने, कब्ज़, ये वो सारे मामलात हैं जो जिनको आमतौर पे हम रमज़ान में फेस कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसका अहाता करेंगे जी। और कमिंग टू द टॉपिक, objective is very simple, is today's discussion of 20 minutes we will covering this topic as a whole, taking care of special emphasis on Ramadan eating patterns, and how to face this problem, how to convert this blessed month into a fruitful exercise without wasting our Ramadan in disease processes or omitting roza just because of digestive disease issues. तो ये सिंपल सा हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जी। और इसमें as you all know, we have a 14 plus hours of fasting, and we are allowed 6 to 8 hours of eating. So we have a pretty long period of fasting, and in the whole this process of fasting, one aspect is caloric restriction, and other is the impact of caloric restriction on overall reconditioning of the body or activation of the cellular and stress response elements, improved autophagy, modification of apoptosis. These are the cellular responses to energy restriction, and we have an opportunity to overall our body processes by taking care of these reconditioning at the cellular level. The intrinsic defenses against oxidative and metabolic stresses. So technical words में detoxification of the body at a cellular level, ये केस इसका ऑब्जेक्टिव है। इस लंबे अरसे तक हम जब फास्टिंग करते हैं उसके बाद बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से हर ऑर्गन सिस्टम में बेनिफिशियल इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। Again, metabolic adaptations to fasting, decreases to ATP production, mitochondrial reconditioning, improvement in the performance and stress resistance. These are all mechanisms involving the brain, liver, stomach, muscles, and heart. Complex interaction of these organ systems leading to overall rejuvenation of the body systems.
what happens if we are not tuned or we are not aware of these processes and end result, if we are not taking the proper diet or we are not taking the proper food to deal with this 14 hours of fasting, 14 hours of fasting, it can result into imbalance between the different nutrients such as electrolytes, fluid electrolytes, and essential nutrients. And at times we end up with imbalance leading to disease processes such as acid-related disorders if we are not particular, if we are not very much conscious about the diet processes. So overall, it's a blessing, and it has an opportunity to overall the health processes. We must address the overall health of the patient, not only one particular system. So it's a very good time to discuss the weight management. Very good time to discuss about the working or the work rest phenomena, or it's a sleep, work, rest, and physical activity phenomena. And it's a very useful time to discuss about the different actions such as tobacco, alcohol, or other substance abuses if patient is involved in these. So it's a overall conditioning of the patients, not only one particular system, but overall improving the, if we are focusing on the smoking issue of a gentleman, it can result into better outcome in the form of blood pressure, in the cardiovascular, or in the form of stroke risk of the patient. If we are dealing with the overweight patients and we address the issue of the weight in Ramadan with the 14-hour compulsory fasting, we can manage the appropriate weight of the patient. It will add on not only in his abdominal conditions, it will add up into a beneficial effects in the form of blood pressure control, diabetes control, overall feeling of well-being and the physical well-being of the patient, which indirectly translate into overall better health of the society and better working condition of the patient. Coming back to the topic of discussion, diet, if correct diet is not followed, then end result is the only the avoidance of food and refueling the whole system with the abundance of food results into a imbalance between these phenomena, which can result into even harmful effect at times. So this symptoms is one phenomena which is very common. Dyspepsia means anything related to abdominal discomfort, early satiety, fullness, epigastric pain, related to intake of food, right? If we, in a Ramadan, we have a special situation in which at times in Seher time, we have a short period of time and we want to eat a lot of food. Short time, at times we patient take the food in not in a properly cooked manner, number one. Number two, in a hurry, not taking care of the proper chewing process, leading to to indirectly burdening system. At times a lot of fluid, in the sense that it's a summer time and we need a lot of fluids in the body. We pile up a lot of fluid in the tummy, and result is the bloating of the and distension of the abdomen. So dyspeptic symptoms and tendency to regurgitate the food from the stomach into the chest, leading to heartburn, nausea, regurgitation. These are all very frequent, and end result is discomfort after eating, which at times leads to even breaking the fasting process, interrupting the fasting process, or even hospitalization. So what the answer is: eating in moderation, elimination of food that are harmful or triggering the symptomatology of the patient. This is the key rule. This is the thumb rule. And starting
from the symptomatology, every patient who is having a fasting condition and is prevalence of the GI symptoms in fasted versus non-fasted individuals, starting with the esophageal symptoms such as dyspeptic symptoms, as shown in the A graph. B is showing the bloating, and 3 the constipation, diarrhea, abdominal pain. All these processes we see the prevalence in different fasting and non-fasting conditions, indicating this clearly. If we see the only the relationship between the Ramadan fasting and severity of common GI symptoms, then we see this severity of esophageal symptoms or the dyspeptic symptom increases considerably in the fasting conditions as compared to non-fasting conditions. So there is a scientific evidence indicating this phenomenon that if if we have because it's a Muslim problem most of the time, that the Muslim population must be studied. This phenomena must be studied in a Muslim population, and the Turkish data or Iranian data are helpful in analyzing this scientific process, and it again indicates that there is no increased incidence of any particular disease process such as upper GI bleed or in fasting or non-fasting condition. Few small scale studies indicates that there are more cases of GI bleed during Ramadan, but later on studies was not in the favor. So there is no difference between the fasting and non-fasting conditions, the upper GI bleeding phenomena. With few studies, they indicate that experience of symptoms was more or less same in Iranian population as well. Major factors for dyspepsia and heartburn in Ramadan. One is the most important is the overfilling the phenomena. We are eating too much, and end result is the more fluid and more solid component in the stomach, leading to functional dyspepsia, or we might be having a fullness, early satiety, epigastric pain, or epigastric burning. And this rapid eating in a short period of time and irregular meal pattern is the key, because most of the time too much food in very short time, and we are having a tendency to eat a lot in a short period of time, which is the culprit phenomena. Then is the there are if we see the practices of Ramadan, we see not only the variety of food increases, but also the type of food is important. If we see fat ingestion or fried food component, it increases in the Ramadan. हम इसमें एक हमारे लाइट टोन में हम आपको एक वाक़या सुनाते हैं कि वो कहते हैं कि रमज़ान तो फ़र्ज अल्लाह ताला ने किए हैं, पकौड़े शायद फ़र्ज हमने खुद कर लिए हैं. तो पकौड़े इज़ नॉट द कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ इफ्तार, और पकौड़े या पकौड़े लाइक फ्राइड फूड इज़ नॉट द कंपल्सरी कंपोनेंट. इसको समझने की ज़रूरत है. और फैट इंजेक्शन because as you all know, it slows the gastric emptying time, और उससे ज़्यादा देर तक मैदे में खुराक रहती है, और एंड रिजल्ट ये है कि फैट इंजेक्शन से ब्लोटिंग का, रिगर्जिटेशन का इंसिडेंस और फिलिंग ऑफ स्टमक विद फैट कंटेंट अगर ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा देर तक वो स्टे करती है स्टमक में. Then there is a phenomena of sleep disturbance. As you all know, there is a circadian rhythm of everybody. हर बंदे के अंदर कुछ इंटरनल क्लॉक के तहत कुछ हार्मोन, कुछ केमिकल्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, जो हाजमे में जिस्म की ब्लड प्रेशर को और बाकी मामलात को देखने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से निकल रहे होते हैं. If we have altered sleep
or we have a different sleep pattern, then this biological clock disturbs. If this sleep disturbance, if we see in the Ramadan, it affects the digestive processes as well. And if we have a proper sleep, then or we have an interrupted sleep, which is a hallmark of Ramadan, because after Sahri, we will sleep early and then we'll wake up in the for the Sahri, and then we will go for again for a short period of sleep and then go for the work and etc. So interrupted sleep pattern disturbs the digestive disease processes. Sleep time, sleep foundation state. There's a chronic illness that affects 5 to 7% of the world population, is associated with serious medical complication if untreated. So sleep foundation reinforces the same phenomena, especially in GERD patients. So what are the treatment? What are the advice to the public? The dietary and lifestyle modification. Dietary and lifestyle modification. Very simple rule of thumb is less diet. If we do not have a special meal plan for the Ramadan, only the meal which is breakfast replaced by the Sahar time, and the dinner will be the iftar time. Then and plenty of foods. This is a summertime. We need 5 to 6 glasses of water extra for this Ramzan issue of fasting, and that is the meal plan which is ideal. We must replace the breakfast with the Sahar, and same pattern of Sahri, which used to be a routine for years for a patient. अगर आप डबल रोटी खाते हैं सुबह नाश्ते में, तो डबल रोटी का ही आप लें, और अगर आप उसके साथ सीरियल्स वगैरह लेते हैं तो उसी को अगर आप सहरी का दर्जा दे दें और उसके साथ कुछ फ्लूइड लिक्विड ले लें ज़्यादा, तो और रात का खाने को रिप्लेस कर दें इफ्तार के वक्त, तो उसमें आमतौर पे ये मसाइल नहीं होंगे. स्पेशली अ पेशेंट हु इज़ डायबिटिक और द पेशेंट हु इज़ हैविंग ब्लड प्रेशर, अगर आपने मील प्लान को चेंज ना करें तो ये बहुत बड़ा एक आसानी होगी रमज़ान के लिए. आसानी इसलिए ऐसे कि जब हम मील प्लान को चेंज करते हैं, सहरी के लिए पराठों पे आ जाते हैं या फ्राइड स्टफ पे आ जाते हैं, और फिर उसके साथ हम बहुत ज़्यादा लिक्विड लेके इस कोशिश में होते हैं कि हम शायद अपने पानी की कमी को पूरा कर रहे हैं, तो एंड रिजल्ट ये होता है कि हम ब्लोटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और उसके साथ हम अपने पेट को बोझलपन का शिकार कर रहे होते हैं. अगर अफ्तार का टाइम को देखा जाए तो उसमें खाने में और अगर एक खास वक्फे के साथ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील के असूल के तहत, जिस तरह फराह बता रही थी कि उसमें अफ्तार और डिनर के दरमियान में आप मगरिब की नमाज और उसके मामला से फारिग होंगे तो 1 घंटे का वक्फा आ जाएगा, तो उससे भी एकदम से रैपिड ईटिंग से हम अवॉइड कर लेंगे, तो उससे भी बहुत सारे इससे रिलेटेड डिसऑर्डर से बचेंगे. टेक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स स्पेशली आफ्टर इफ्तार बिफोर गोइंग टू बेड, वो बेहतर टाइम होगा बजाय इसके कि सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा फालतू पानी से पेट भरें और ब्लोटिंग का मसला लेके चला जाए. इसके अलावा कुछ द ट्रिगर फॉर एवरी पर्सन इज डिफरेंट. कुछ लोगों को बाज़ पर्टिकुलर फूड पसंद नहीं होते या वो सूट नहीं करते. शुड नॉट ट्राई न्यू फूड इन द रमज़ान. अगर किसी को माश की दाल सूट नहीं करती तो उसकी कोई रीज़न नहीं है. अगर किसी को कोई ख़ास सब्जी सूट नहीं करती तो बेटर नॉट टू ट्राई इन रमज़ान. और उसमें बेहतर यही है कि अगर कोई नॉन पेशेंट है पेप्टिक अल्सर का, डिस्पेप्सिया का, गर्ड का, तो वो उसकी जो पहले से मेडिकेशन है उसको भी जारी रखे, नंबर 1. नंबर 2, पहले से जो रमज़ान शुरू होने से पहले उसका जो प्लान था खाने पीने का और जिसके साथ उसके सिम्टम्स कंट्रोल थे, कोशिश करे कि उसी को फॉलो करे, एडिशनल चीज़ें ना ले, तो इससे बहुत सारे वो मसलों से बच जाएगा. तो लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड्स में यही है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द जूसेस ट्राई टू टेक द फ्रूट्स.
उसमें बहुत सारा फ़ायदा है और उसका एकदम से शुगर लेवल ऊपर नीचे भी नहीं होता, और बहुत सारा बाज़ सिट्रस फूड ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक इरिटेशन का करता है, तो वो उससे भी बंदा बच जाता है। मेडिकेशन की बात हुई, वही दवाइयाँ जो पहले से ले रहा है ज़रूर लेता रहे, एडिशनल दवाई की ज़रूरत पड़े तो मालिज से मशवरा करे और दवाई ले, और उसके अलावा अपने स्ट्रेस को, पोस्चर को, एक्सरसाइजेस को और अपनी बैड हैबिट्स को ज़रूर एड्रेस करें, सच एज स्मोकिंग, टू get maximum benefit out of this Ramadan. Ulcer pain, small frequent meals के साथ ठीक रहती है, क्योंकि when the stomach is empty, it causes injury to the acid causes injury to the mucosa. उसमें यही है कि वक्त में बहुत ज़्यादा भरने की बजाय उसको मगरिब और इशा के दरमियान खाने की कोशिश करें, और फिजिकल एक्टिविटी को शामिल रखें ताकि ग़िज़ा जो है वो एकदम से पायल अप ना हो जाए। ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, जो हेल्थ पर्सन्स हैं उस ओवरऑल हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस करें। कार्बोहाइड्रेट्स और स्लोली डाइजेस्टिव फूड्स जो हैं वो इंकरेज की जाएं, और ग्रिल्ड फूड को स्टफ फ्राइड फूड से प्रेफरेंस दी जाए, और एसिडिक फ्रूट जूसेस की बजाय फ्रूट्स और उसको और होम मेड। देखिए रमज़ान में 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि प्रॉपर फूड हाइजीन के बगैर फूड खाई जाए, बहुत ज़्यादा फूड खाई जाए, और तीसरे नंबर पे ये है कि उसके साथ इस उम्मीद पे ओवर ईटिंग कर ली जाए कि हम शायद उसको कंपनसेटरी फिनोमेना के तहत हम अपने पेट को भर रहे हैं, शायद हम लंबे अरसे तक ठीक रहेंगे, तो ये सही नहीं है। ये इसमें फूड हाइजीन से बाजारी कटे हुए फल सब्जियां जो बाहर से मिलती हैं, फ्राइड फूड जो गंदे ऑयल में है, या बाहर किसी ऐसे होटल से बना हुआ है जो जहाँ फूड हाइजीन प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ओवर ईटिंग दूसरा इशू है, और तीसरा इशू ये है कि टाइप ऑफ फूड इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इश्यूज को आप जब एड्रेस करेंगे तो इट विल रिजल्ट इनटू ए हेल्दी एक्सरसाइज। बाकी ट्रीटमेंट acid related disorders, acid suppression is the answer, and acid suppression in the whole lot of drugs, as you all know, proton pump inhibitors are the major potent acid inhibiting drugs available in the market, which inhibit the acid production, and result is the acid reduction leads to or translate into a more symptom control as compared to weaker agents such as H2 receptor blockers. Antacids are at times useful in addition of PPIs to get the temporary relief, immediate relief, but the long-term suppression of acid is the answer. And esomeprazole or long-acting omeprazoles or long-acting PPIs are the preferred agent, which has got a 24-hour tendency to keep the intragastric pH more than 4 is the preferred agent, and esomeprazole is one of the preferred agent which is used for the treatment of acid related disorder. We are going to use acid suppression as a mainstay of treatment for the GERD as well as in the peptic ulcer disease. And as you all know, once daily, 30 minutes before breakfast is the ideal time for esomeprazole, or long-acting PPIs are mostly the drug of choice in Ramadan, and better symptom control as well as better disease control. So Ramadan and as a take-home message, Ramadan acid-related disorders reported less if the correct diet and the lifestyle is followed. Main reasons for dyspepsia, heartburn is irregular meal pattern, high fat content, and eating a lot in a short period of time. Healthcare professionals must take care of overall health of the patient, taking care of weight reduction, bad habit management, and taking care of diabetes, hypertension, and acid-related disorders simultaneously. And compliance of the patient, better compliance with the drug translates into a more productive Ramadan, leading to more
fruitful Ramzan in the form of no interruption in the fasting process and no hospitalization or healthcare worker visits in times of need. If we eat in moderation and we take care of our dietary habits, particularly in Ramzan time. Thank you very much for patient listening. If there is question, I am here to answer. Thank you very much, डॉक्टर सार साहब. माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने ब्रीफली चीज़ों को डिस्कस किया. नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस प्राइवेटली भी मुझे व्हाट्सएप किए हैं और कुछ ग्रुप पे भी आए हैं. सबसे पहले जो सवाल है वो है डॉक्टर फरहा सैयद साहिबा से. मैडम ये बताइएगा कि डू एग योक कॉज एसिडिटी? नहीं, सबको नहीं करती है, बट ये है कि बहुत ज्यादा मिथ्स हैं कि अंडा नहीं खाएं, अंडा खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. तो वैसे कोई साइंस नहीं है कि अंडा खाने से एसिडिटी एक्टिवेट होती है. आप पूरा अंडा ले सकते हैं हर दिन. ओके, थैंक यू. सर एक सवाल है डॉक्टर इसरार साहब से. एक क्वेश्चन है जैसे कि आजकल सर एक कॉमन इशू चल रहा है कोविड-19 का. तो सवाल यह है कि सर इन प्रैक्टिस हाउ ट्रू इज दैट कोविड-19 केसेस एग्जिबिट स्टमक इश्यूज? देखिए 10% सिम्टम्स जो हैं कोविड के वो जीआई सिम्टम्स हैं. डायरिया और एब्डोमिनल पेन ये मेजर इश्यूज हैं. और अगर कोई पेशेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस का तो हेमरेजिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, हेमरेजिक कोलाइटिस एक एंटिटी है जो कोविड के साथ रिपोर्ट हुई है. तो जीआई सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन, डायरिया और ये मेजर इसकी प्रेजेंटेशन है. और 10% के करीब कोविड पेशेंट्स हैव गॉट अ जीआई सिम्टोमेटोलॉजी एज वेल. ओके सर, इसी की कंटिन्यूशन में एक और सवाल है, मेरे ख्याल में आपने शायद जवाब दे दिया है कि कैन गट बी अ सिम्टम फॉर कोविड-19 इफ हाई फीवर एंड कफ इज ऑब्जर्व विद इट? देखिए कफ जो है, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ये मेजर इसके सिम्टम्स हैं. गर्ड पर से इज नॉट अ सिम्टम, बट एज यू ऑल गर्ड के क्लासिकल सिम्टम्स में छाती में दर्द, खाना गले की तरफ आना और इसके सीने की जलन 3 क्लासिकल सिम्टम्स हैं. अब इसमें छाती में दर्द जो है बाज़ कोविड निमोनियाज के साथ भी हो सकती है, जिसको पेशेंट बाज़ गर्ड समझ रहा होता है लेकिन वो बेसिकली निमोनियाज की दर्द होती है. तो कोविड निमोनिया एट टाइम्स प्रेजेंट्स लाइक चेस्ट पेन और लेकिन रीगजिटेशन वगैरह उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होती. ओके, मैडम एक क्वेश्चन आपके लिए है कि एनी स्पेशल फूड आइटम दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ सहरी टू कीप GERD सिम्टम इन कंट्रोल थ्रू आउट द डे? अच्छा, उसमें जो है हम योगर्ट एज अ प्रीबायोटिक फॉर्म के तौर पे यूज कर सकते हैं कि अगर आपकी सहरी में आप योगर्ट वगैरह का इस्तेमाल करें इन फॉर्म ऑफ लस्सी या वैसे ही लेना चाहें तो वो भी इस सिम्टम्स को रिलीव कर देती है. और ओट्स वगैरह खाएंगे तो वैसे गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम स्लो कर देगा, तो बहुत ज्यादा आपको फीलिंग ऑफ हार्टबर्न या एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी. यानी कि आप कह रही हैं कि अगर लस्सी या दूध का इस्तेमाल करें सहरी में तो दही या थोड़ा लस्सी सा सिम्टम्स को दिक्कत होगी. अच्छा, इसी का वाइस वर्सा फूड आइटम दैट मस्ट बी अवॉइडेड फॉर द सेम, यानी कि वो कौन सा ऐसे फूड आइटम है जिसको अवॉइड करना चाहिए हमें? ये सब डिफरेंट वेरी करता है, बट बहुत ज्यादा तेल में डिप हुए आपने फूड आइटम्स नहीं लेने हैं सहरी में, ताकि वो फिर आपको और ज्यादा एब्डोमिनल पेन बढ़ा सकते हैं. क्योंकि यूजुअली जो रूटीन होता है हमारा कि सहरी के बाद हमने सोना ही होता है, तो वो उस टाइम पे कोशिश करें कि बहुत फैटनिंग आइटम ना लें. बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने, जैसे कि लोग रात के सालन या वो लेते हैं, तो वो स्पाइसी वाले ज्यादा ना हो, वरना वो इन सिम्टम्स को वर्स कर सकते हैं. ग्रेट. सर एक क्वेश्चन है कि constant heartburn complaint by some of the patient exist in each Ramzan no matter how much you control their diet. What should be the possible cure for them so that they can feel better in Ramzan? Even though diet control के बाद भी उनको GERD की प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? 2 चीजें जी. एक तो ये डॉक्टर फराह ने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि GERD में जो डाइट है उसमें कोई भी फिनोमेना जिसमें आप पेट को एक खास हद से ज्यादा भर लेंगे रिगार्डलेस ऑफ द फूड वो तंग करेगी. राइट जी. पहले तो क्वांटिटी ऑफ फूड है, इसके बाद टाइप ऑफ फूड है.
हर बंदे का ट्रिगर डिफरेंट है, लेकिन आमतौर पे बाज़ औक़ात ख़ास पर्टिकुलर फूड ट्रिगर्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, लेकिन जिस तरह ऑरेंज जूस है या सिट्रस वाली चीज़ें हैं, ये आमतौर पे गर्ड पेशेंट्स को तंग कर रही होती हैं। दूसरा जो बात की कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने से ये होता है कि थोड़ा सा डिजीज प्रोसेस और उनका जो गर्ड के सिम्टम्स हैं वो ज़रा ठीक रहते हैं बजाय रिफाइंड फूड लेने से। तीसरा जो आपने कहा कि बिसाइड्स दीज प्रिकॉशंस अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फौरी रिलीफ के लिए तो ये है कि एंटीसिड्स हैं, और परमानेंट रिलीफ के लिए जिसका 24 आवर असर रहता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, सुमिप्राजोल या इस तरह की दवाइयाँ हैं, वो हेल्पफुल हैं और वो बड़ी सेफ हैं, और रमज़ान 24 आवर्स तक उसका असर भी रहता है, और वो आप सहरी से 15 मिनट से लेके 30 मिनट पहले तक अगर खाने से ले लेंगे तो उसका ये असर नहीं बनेगा। यानी कि एम्प्टी स्टमक में लेना ये ज़्यादा बेहतर है। जी जी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये आया है, क्या ऐसा पेशेंट जिसको सीवियर गर्ड और हाइपर एसिडिटी रहती है तो शुड दे फास्ट और नॉट? देखिए, अगर ओवरऑल उसकी ठीक है, कोई और बाकी इश्यूज नहीं है, तो गर्ड से रिलेटेड फास्टिंग एग्जम्पशन तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि गर्ड एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी इजीली कंट्रोलेबल है विद अ वेरी सिंपल मेडिकेशन, और साइड इफेक्ट दवाइयों के ना होने के बराबर हैं और बहुत सेफ हैं। मेडिसिन लेना कोई फ्रीक्वेंट डोजेज की जरूरत नहीं है, एक टैबलेट या एक कैप्सूल लेना है और उससे 24 घंटे अगर वो इस बरकत महीने में रोजे से महरूम करना उसको किसी भी हद तक मुनासिब नहीं है, उसको सिर्फ मेडिकेशन के साथ अपने रोजे को रखना चाहिए। थैंक यू। मैडम, एक सवाल आपके लिए है कि विच लेग्यूम्स कॉज हार्टबर्न? अच्छा, लेग्यूम्स हमारे पास ज़्यादा जितनी जैसे दालें वगैरह हैं उसमें बहुत ही कुछ ऐसी दालें जैसे माश या चने की दाल जो है ना वो ज़्यादातर एसिडिटी या गैस को फॉर्म करती है, तो अगर जिन लोगों को उससे तकलीफ होती है वो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। प्लस सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि बाज़ दफ़ा हमारे वहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं और रमज़ान में आगे वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो कोशिश ये करें कि डाइटिंग जो है ना वो एक मॉडरेशन में अगर आप खाना पीना खाएंगे तो आपकी वैसे ही वेट रिडक्शन हो जाएगी। और किसी भी किस्म की एक हद तक डाइटिंग अगर आप ज्यादा करते हैं तब भी आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स या गर्ट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जैसे एसिडिटी हो या वो, क्योंकि रमजान में हम एकदम से फ्रीक्वेंटली खाना शुरू कर देते हैं जो पहले से शायद हमने रोका हुआ होता है। तो कीप इन मॉडरेशन के खाना पीना आप अपना लिमिटेड ही रखें और हर चीज खाएं पिएं। अरे मैडम, कहा जाता है कि जैसे कि चने की दाल या माश की दाल, इस तरह की जो लेग्यूम्स होती हैं, इसके बारे में स्पेसिफिक कुछ मिथ्स हैं, आई डोंट नो, कि वो डिस्टर्ब करती हैं स्टमक को या गर्ड कॉज करती हैं, क्या इसमें कोई रियलिटी है? नहीं, ये सिर्फ कुछ ऐसे एंजाइम्स अगर किसी के पास ना हो तो उनको हाजमे का ये इशू हो सकता है कि उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, बट ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है कि इन्हीं की वजह से वो गैस प्रोड्यूस होती है। अच्छा, आप एक और क्वेश्चन आया है आपके लिए कि व्हाट होम रेमेडीज कैन वी यूज टू क्योर गर्ड? इसमें रेमेडीज में बहुत सारी हमने प्रीवियसली भी सुना होगा, लोग करते भी हैं कि जी जैसे गैस अगर लग भी रही है, एसिडिटी लग भी रही है, तो हम कार्बोनेटेड नॉर्मल हमारी एक फिजी ड्रिंक है वो हम ले लेते हैं, जिससे हमें सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसके दूसरे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो थोड़ा सा ठंडा दूध और पानी मिला के अगर आप लेना चाहें तो वो आपको रिलीफ कर देता है। दूध दही की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें अपने खानों में ताकि वो भी आपको ये सब चीजें रिलीव करे, और शॉर्ट मील्स लें, मैक्स 2.5 से 3 घंटे का वक्फा, उसके बाद आपने कुछ ना कुछ ले लेना। रमजान में आप कोशिश करें कि आप जब सैरी करें तो उसमें चाय कॉफी कम पिएं। होम रेमेडीज में जो है ना बहुत सारे लोग कुछ सौंफ का पानी या कुछ तरह की चीजें लेते हैं, तो अगर किसी को फर्क पड़ रहा है उन चीजों से तो डू ट्राई, अदरवाइज ये कोई हमारे पास ऐसी साइंस नहीं है जो होम रेमेडीज को करे। सर, आपसे आखिरी सवाल कि अपने से क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को सामने रखते हुए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे जो हेल्थ केयर फिजिशियंस हैं उसके साथ साथ जनरल पब्लिक, दोनों के लिए आपसे अलग अलग मैसेज चाहिए सर? जनरल पब्लिक को, अपने कुलीग्स को मेरा थोड़ा सादा सा पैगाम है कि इसको प्रमोट करें, रमज़ान को हेल्थ प्रमोटिंग मंथ, इससे बहुत सारी हेल्प मिलती है। देखिए, एक बंदा स्मोकर है, 14 घंटे तो उसकी 15 घंटे तो उसकी स्मोकिंग से वैसे ही उसकी रुका हुआ है, तो बाकी के जो घंटे हैं अगर वो अपना कमिटमेंट को उसकी आप रीइंफोर्स करें तो वो इससे बचेगा और बहुत सारा उसके नुकसानात जो हैं ओवरऑल उसकी सेहत पे उससे बचेगा। इसी तरह अगर कोई बंदा ओवरवेट है
तो रमज़ान में 16 घंटे 15 घंटे तो उसने फाका किया ही हुआ है। अगर उसके दौरान वो सहरी इफ्तारी में बहुत ज़्यादा कुछ खाने की कोशिश नहीं करता तो और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें मीठा और तली हुई चीज़ें हैं ख़ास तौर पे अवॉइड कर लेता है, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू शेड एक्स्ट्रा फ्यू पाउंड्स ऑफ वेट। तो तीसरे नंबर पे ये है कि सहरी इफ्तारी में क्योंकि सोने जागने का मामूल थोड़ा सा डिफरेंट हुआ होता है, उसमें अगर उस बंदे को इंकरेज करें कि वो थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाए। फिजिकली एक्टिव से मुराद ये है कि अगर उसने फजर के वक्त उठ के सहरी करनी है तो उसी वक्त अगर वो नमाज मस्जिद में जाके पढ़ ले तो उससे फिजिकली उसको थोड़ा सा चलने फिरने की आदत होगी और उससे ही विल फील बेटर। तो फिजिकल एक्टिविटी, सेसेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस अब्यूज और कोई हैबिट है तो खराब उसकी, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। तीसरा ये है कि जिस तरह उसकी जो ओवरऑल जो फूड इनटेक का जो उसके मिथ्स हैं उसको जरूर एड्रेस करें कि सहरी बगैर पराठे के नहीं हो सकती, या जो कि हार्मफुल कुछ एस्पेक्ट्स वो उसके ज़िंदगी में हैं उनको ज़रूर एड्रेस करें। और इट्स रमज़ान को फूड फेस्टिवल ना बनाएं, ये बहुत ज़रूरी एक मैसेज है दोस्तों के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी कि उसको प्रमोट करें कि इसको खाना पीना पार्टी टाइम नहीं है, बहुत ही एक लिमिटेड सा टाइम है जिसमें बहुत सारे ज़रूरी और काम करने वाले हैं जिनके लिए ये महीना हमें दिया गया है। उस पर ज़रा कंसंट्रेट करें, मेडिकल एस्पेक्ट भी उसको कवर करें और उसके रिलीजियस एस्पेक्ट भी कवर करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला रमज़ान में हमें इस जो मौजूदा सूरत हाल है इससे भी हमें निजात दे और अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। मैडम आपसे भी चाहूँगा कि आप कुछ क्लोजिंग जो है वो कुछ टिप्स पे दें ताकि उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ जाएं। बस तो मेरी तरफ से सिर्फ टिप्स यही है सबको कि अपना रमजान जो है ना, वो जैसे सर ने कहा कि आपने जो है वो इसको खाने पीने का फेस्टिवल नहीं बनाना है, इसको म्याना रवि में लेके चलें। इबादतें ज्यादा से ज्यादा करें ताकि स्ट्रेस रिलीव हो। स्ट्रेस रिलीव होगा तो नींद अच्छी होगी। और खाने को मॉडरेशन में रखें। तलन पुरन वाली चीजों से अपने आप को अवॉइड करवाएं। कोशिश करें कि हर चीज घर की बनी हुई हो, बाहर की चीजों को अवॉइड करें। और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। थैंक यू डॉक्टर साहब और मैडम दोनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा और काफ़ी जो है वो नॉलेजेबल सेशन था। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और सेशन में। शुक्रिया।